और ये जो घमासान भारतीय जनता पार्टी में छिड़ा हुआ है, ये लंबा चलेगा। अब ये खत्म इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी और को हटा के नरोत्तम मिश्रा को बनाते हो तो वो लड़ाई करेगा, ये भी तो सोचना होगा ना। आज नरोत्तम मिश्र, और दूसरी बात आप ये देखिए कि जिस प्रकार से अगर कांग्रेस के कुछ लोग वहां आंदोलन करते हैं, इस तरह से ट्रैफिक जाम करते हैं, रोड जाम करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, तो पुलिस कितनी तेजी से एक्शन लेती है। नरोत्तम मिश्रा के लोगों को कोई एक्शन नहीं ले पा रही है पुलिस। क्या मुख्यमंत्री डरे हुए हैं क्या? या मुख्यमंत्री जानते हैं कि कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है? क्योंकि उनके ऊपर तो खुद तलवार इंडियन एक्सप्रेस की लटकी हुई है, बड़ी लंबी चौड़ी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की चल रही है, दूसरी लड़ाई मध्य प्रदेश में भी चल रही है क्या? क्योंकि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया है, एक भूचाल आ गया है राजनीति में कि अमित शाह के करीबी एक वक्त में प्रदेश के अंदर नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले नरोत्तम मिश्रा का टिकट कैसे कट सकता है? सिर्फ पिछला चुनाव तो हार गए, लेकिन 6 बार के विधायक रहे हैं। और क्या उनकी इतनी भी हैसियत नहीं? क्या वो चुनाव लड़ सके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? तो क्या हो रहा है आखिरकार? ये कौन सी लड़ाई है जिसमें नरोत्तम मिश्रा पिस गए हैं? करेंगे बात। केपी मलिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके सुधी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, अमित शाह जी के इतने करीबी, उनका टिकट कटना क्या दिखा रहा है? कि अमित शाह जी के हाथ से चीजें जा रही हैं? अगर जा रही हैं तो किसके हाथ में जा रही हैं, ये सवाल खड़ा होता है। देखिए हिमांशु, हम लगातार चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा महासंग्राम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम चीजें आप देख रहे हैं, और हम लोग डिस्कस इसलिए करते थे कि दिल्ली और यूपी में जो चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और उसका रिजल्ट शानदार जो है 2024 में आ चुका है। उसी तरह की परिस्थितियां दूसरे राज्यों में भी बनने लगी। जाहिर सी बात है, अगर आप देखेंगे कि नरोत्तम मिश्रा किसके करीबी हैं, नरोत्तम मिश्रा कितने कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के। कांग्रेस में तोड़फोड़ मचाने और सिंधिया तक को भाजपा में लाने का श्रेय किसको जाता है? शिवराज सिंह को हटाने के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन थे मध्य प्रदेश में, लेकिन बनाया किसको गया? इनका कंपटीटर कौन है? तो ये सारी चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दो ग्रुप बने हुए हैं, कई कई जगह 3 ग्रुप बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में 2 या 3 ग्रुप बन गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सत्ता में है। और इसी से जोड़ के मैं आपको मध्य प्रदेश की ही राजनीति बताता हूं। जब हमारी बातचीत पुराने नेता थे अर्जुन सिंह जी, जो वहां मुख्यमंत्री रहे, एचआरडी मिनिस्टर भी केंद्र में रहे, आज तो उनका देहांत हो गया, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। वो भी कहते थे, दिग्विजय सिंह भी कहते थे, और कई लोग भी कहते थे कि कांग्रेस का सत्यानाश मध्य प्रदेश में इसलिए है कि मध्य प्रदेश में 5 और 6 ग्रुप बने हुए कांग्रेस में। किस किस के ग्रुप? एक अर्जुन सिंह का ग्रुप है, एक दिग्विजय सिंह का ग्रुप है, एक माधवराव सिंधिया का ग्रुप है, और एक आध और जो वहां के लोकल लोग थे उनके ग्रुप है। तो इस तरह से 5-6 लोगों के वहां राजनीतिक ग्रुप बने हुए थे। और इस कांग्रेस की आपसी लड़ाई का फायदा भारतीय जनता पार्टी लेके जाती थी। भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा इंटरेस्ट किसी का था नहीं। वहां दिल्ली में वाजपेयी जी, अडवाणी जी की सरकार थी, और शिवराज सिंह बाद में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने, इन्होंने मामला जमाया और वो लगातार बनते रहे। लेकिन जैसे ही 2014 में सत्ता दिल्ली की बदली तो दखलंदाजियां बढ़ गई, और फिर इन्होंने चीजें शुरू की। और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में है, तो ये जाहिर है कि अब ग्रुप बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि जो सीनियर लोग हैं उनको दरकिनार करके नए क्रांतिकारियों को मौका दिया जा रहा है। और नए भी कोई ऐसे क्रांतिकारी हो कि उनकी बहुत बड़ी विचारधारा है, उनका बहुत बड़ा कोई ऐसी चीज उन्होंने बता दी है जिससे पार्टी बहुत तेजी से दौड़ेगी, उनका कोई बहुत बढ़िया उन्होंने जो है सब सुझाव दिए हैं पार्टी को, और उस पर वो अमल करने जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। अब आप अगर दोनों मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, तो कोई बहुत बड़ा
इंजीनियर छांट के बनाए गए हों मुख्यमंत्री, ऐसा तो कहीं नजर आ नहीं रहा है। इनसे पहले जो थे वो तो कहीं योग्य व्यक्ति थे जो पहले थे, पार्टी के आधार पे भी और जनता के आधार पे भी और विकास के आधार पे भी। तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है, और ये जो घमासान भारतीय जनता पार्टी में छिड़ा हुआ है ये लंबा चलेगा। अभी ये खत्म इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी और को हटा के नरोत्तम मिश्रा को बनाते हो तो वो लड़ाई करेगा, ये भी तो सोचना होगा ना। आज हम्म नरोत्तम मिश्रा, और दूसरी बात आप ये देखिए कि जिस प्रकार से अगर कांग्रेस के कुछ लोग वहां आंदोलन करते हैं, इस तरह से ट्रैफिक जाम करते हैं, रोड जाम करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, तो पुलिस कितनी तेजी से एक्शन लेती है। नरोत्तम मिश्रा के लोगों पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है पुलिस। क्या मुख्यमंत्री डरे हुए हैं क्या? या मुख्यमंत्री हम्म जानते हैं कि कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है? क्योंकि उनके ऊपर तो खुद तलवार इंडियन एक्सप्रेस की लटकी हुई है, बड़ी लंबी चौड़ी। इंडियन हम्म। एक्सप्रेस ने तो बड़ा लंबा चौड़ा छापा हुआ है। तो हमें ये देखना होगा कि जिस प्रकार से और इंडियन कहा ये एक्सप्रेस भी ने, जा रहा है सर कि जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन्हीं के इशारे पर ये टिकट उकट कटना हुआ है। मतलब इसके पीछे जो रणनीति है वो उन्हीं की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स तो यही बता रही है, अंदर खाने क्या है पता नहीं। देखिए इसमें क्या होता है ना, थ्योरी होती है हिमांशु जी, जिसपे पुलिस भी काम करती है, कि अगर किसी का मर्डर हो जाता है, इसका मर्डर होने से किसको फायदा है? अब हम्म आपने अभी देखा कि एक लड़की ने अपनी मदर की हत्या करा दी ताकि मदर मरे और उनको उनकी जगह नौकरी मिल जाए। तो डाउट सीधा हो गया कि भाई लड़की ने कराया है, उसमें हमारा आपका नाम थोड़े आएगा। अब आज अगर मोहन यादव हटते हैं तो ना केपी मलिक मुख्यमंत्री बनेंगे ना हिमांशु बनेगा, तो वहीं का कोई लोकल आदमी बनेगा, तो वो मोहन यादव का सबसे बड़ा कंपटीटर है। हम्म तो ये सीधी लड़ाई कंपटीटर की होती है, और ये हम्म कंपटीटरों की लड़ाई है, और उनको मुख्यमंत्री बनना है। तो आप हम्म मोहन यादव का टारगेट कोई और, मोहन यादव का टारगेट टिकट कटवाना है, और टिकट कटवाने का टारगेट मोहन यादव को हटाना है। दोनों अपने हम्म काम में लगे हुए हैं, और हम्म तमाशबीन दिल्ली बनी हुई है। क्योंकि हम्म। दिल्ली अच्छा जबरी थोड़ी ना है भाई। दिल्ली के एक्सपर्ट जो है वो तोड़ने में, ममता बनर्जी के, आम आदमी पार्टी के, दूसरों की हम्म तोड़फोड़ करने में है ना। वो अपने वालों हम्म की तोड़फोड़ से थोड़ी वो एक्सपर्ट हैं। वो इसमें पारंगत नहीं है इस कला में कि अपनी अंदरूनी लड़ाई को वो रोक सके या समझा सके या कह सके। अब वो चीज हम्म थोड़ी उभर रही है, और उसको समझा लेना, उसको डरा। भाई अगर आप यही चीज 2024 से पहले किए होते तो हिम्मत थी क्या कोई पत्ता खड़क जाए? क्या आप सोच सकते थे कोई मोदी जी के खिलाफ या अमित शाह के खिलाफ कोई बोल सकता था या कुछ कह सकता था या कोई आचरण कर सकता था? आज तो लगातार जगह जगह चीजें दिखाई दे रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो। तो ये कारण हम्म है कि जिस प्रकार से पार्टी में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पार्टी में कुछ बड़ा होने जा रहा है, और उसकी हम्म काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी आपको जैसे ही आपका दिल्ली में मानसून सेशन शुरू होगा। जैसे कि चर्चाएं चल रही हैं कि उससे पहले ही क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या मंत्रिमंडल परिवर्तन होगा, क्या कौन हटाए जाएंगे कौन बनाए जाएंगे, उससे एक रिफ्लेक्ट, उससे एक अंदाजा आजकल चर्चाएं दिल्ली में दबी जबान में ये भी चल रही है कि कहीं नंबर 2 और नंबर 2 में तो मतभेद नहीं पैदा हो गए। नंबर 2 कह रहे हैं भैया कब तक हम वेटिंग में रहेंगे, अब तो हमें भी ट्रेन में सवार होने दो। तो इस पे भी कहीं ना कहीं विचार चल रहा है। तो जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें एक झलक दिखेगी आपको नंबर 1 नंबर 2 के वर्चस्व की। जी। हम्म। अच्छा, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं और ना सिर्फ केंद्र सरकार में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भी 1 और 2 नंबर को लेकर जो है लड़ाई होती रहती है। और केशव प्रसाद मौर्य जी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर निगाहें 2017 से ही टिकाए हुए हैं। हालांकि 2022 में जो चुनाव हुआ खुद ही हार गए, तो बेचारे। लेकिन अभी नितिन नवीन जी पहुंचे थे, और इस दौरान की एक तस्वीर अब सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है कि नितिन नवीन अपनी गाड़ी से निकलते हैं और योगी जी खड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले जो है केशव प्रसाद मौर्य को गुलदस्ता थमा देते हैं। तो ये जो गुलदस्ता पॉलिटिक्स हुई कुछ ही क्षण की, ये क्या कोई संकेत दे गई उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, या फिर क्या, मतलब इसको कैसे देखें सर? नहीं हिमांशु, यही तो राजनीतिक लोगों के संकेत आपको समझने होते हैं ना। भाई आप ये देखिए कि जहां पे सीएम और डिप्टी सीएम खड़े हों और राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हों, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले गुलदस्ता जो है डिप्टी सीएम का ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। अब सीएम खड़े हुए हैं, तो ये क्या जताता है, ये क्या इशारा करता है?
एक साधारण व्यक्ति भी समझ जाएगा कि आप परफॉर्मेंस जो दे रहे हैं, आप जो आदर कर रहे हैं, वो डिप्टी सीएम का ज्यादा कर रहे हैं। तो ये क्या अनायास कर रहे हैं आप, या दिल्ली से समझा के भेजा गया है आपको कि ये करना है? और खाली गुलदस्ता ले नहीं रहे हैं, गुलदस्ता लेते हुए बाकायदा शांति से खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये प्रेरणा कहां से मिली है, या कोई आदेश हुआ है दिल्ली से? ये सारे उसके संकेत हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। इसको जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के सोटे वाले बाबा हैं, वो भी बखूबी समझ रहे हैं कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके इशारे पे हो रहा है, और सारी चीजों को समझ रहे हैं। और उनको मालूम है ये किस लिए हो रहा है, इसके कारण क्या है। तो इसलिए जो हम बात कर रहे थे अभी मध्य प्रदेश की, टिकट कटवाने की, हरवाने की, उन नरोत्तम मिश्रा को भी तो चुनाव हराया गया था ना। जब लहर चल रही हो मोदी जी की, जब लहर चल रही हो भारतीय जनता पार्टी की, और वो कहते हो कि हम तो किसी भी सीट पर साला कुत्ता बिल्ली बकरी किसी को भी खड़ा कर दें वही जीत जाता है, ऐसे में कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा हार जाए, तो इसके भी तो मायने समझने चाहिए ना। और सर वो तो शिवराज सिंह सरकार में होम मिनिस्टर थे, मतलब पावरफुल आदमी, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे कोई था। इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि आपके जो डिप्टी सीएम हार गए थे केशव मौर्य जी, तो यहाँ भी तो हारने की कुछ परिणीति और कुछ नीति और कुछ चाणक्यगिरी चली होगी, तभी तो ये चुनाव हार गए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में अरे गहरे नत्थु खैरे सब जीत जा रहे हैं, और केशव मौर्य हार जा रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे, और बहुत बड़े नेता हैं, और स्टूल वाले मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री स्टूल वाले उनका नाम रख दिया। तो ये क्या हो गया? तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई है, इसमें आप देखेंगे कि आग अंदर से ही लगेगी, बाहर की इनको जरूरत नहीं है। अब देखिए विपक्षियों का तो मामला सब ठंडा हो गया है, विपक्ष की ताकत जो है छीन हो गई है, विपक्ष थक चुका है, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। दिल्ली का जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, वो कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा, वो कह रहा भैया इनको पहले होने दो, जब ये अपने आप जाएंगे हम बाद में देखेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि दिल्ली में भैया उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, बोला नहीं हम 2027 नहीं, हम 2032 टारगेट कर रहे हैं, हम 2032 में लेंगे। अभी तो हमारी जो जमीन बंजर हो गई थी उसमें हम खाद पानी डाल रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, ताकि अगले 5 साल में हमारी फसल लहलाने लगे, और फिर हम फसल काटने जाएं 2032 में। तो ये कांग्रेस की रणनीति है। और बाकी जो छोटे मोटे दल हैं, चाहे वो अखिलेश हो, उनको लड़ाई लड़नी है। अब वो इस लड़ाई में कितने जीत पाएंगे, जब इसलिए लड़ाई में इतनी बड़ी सेनापति धराशायी हो गई ममता बनर्जी, अखिलेश इस लड़ाई को कहां तक ले जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो संग्राम होगा उसमें भी कई सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। हम जैसे लोगों को नजर यह आता है कि चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी रचती है, और उस चक्रव्यूह में अभिन्न के तौर पे अखिलेश यादव फंसेंगे, तो क्या वो रथ का पहिया घुमाते रहेंगे या कुछ उस चक्रव्यूह में से निकल के आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मोड़ पे पहुंच चुकी है कि हो सकता है कि बिल्ली के भाग से अखिलेश का छीका टूट जाए, उसको इतनी बड़ी लड़ाई ना ही लड़नी पड़े, और उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़ा क्लेश दिल्ली में हो जाए, लखनऊ में हो जाए। तो ये भी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि बिल्कुल आज अगर हम देखते हैं, नेशनल परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, भारत के ऊपर भी संकट है, भारत की राजनीति के ऊपर भी मैं बड़ा संकट देख रहा हूँ। जी। संकट तो ये भी है ना सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं पर जा रहे हैं लगातार, और वहां पर जो बातें कह रहे हैं या फिर जो चीजें वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, वो मजाक के कारण बना जा रहा है। वो एक और एक 2 वाली बात हो या 11 वाली बात हो, या फिर वो मफलर हम ले गए थे 35 साल पहले वो वाली बात हो। लेकिन विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो बड़ी गंभीर बात कह रहे थे सर, मैंने देखा। वो कह रहे थे कि मोदी उनसे सवाल पूछा गया कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भारत की अधिकांश आबादी है वो ग्रामीण है, इसीलिए वो जो है सवाल जवाब में विश्वास नहीं रखती है, एक तरफा जो मन की बात होती है, इसीलिए मोदी जी करते हैं। ये कोई तथ्य है कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ग्रामीण जनता है? ग्रामीण जनता है, उसी ने तो आपको जिताकर भेजा, उसके लिए आपकी कोई जवाबदेही नहीं है क्या? आप सिर्फ मन की बात कहेंगे और चले जाएंगे? मतलब ये कैसा तर्क है सर? वो ऐसा तर्क है
कि जैसा हरदीप पुरी जी तर्क देते रहे थे और आज मलाई खा रहे हैं पेट्रोलियम की, ऐसे ही हो सकता है वही बाद में मलाई खाएं और उस मलाई के लिए मलाई बिछा रहे हो, मलाई मक्खन जैसी बातें कर रहे हो, यही हो सकता है। नहीं तो कोई पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी तो इस तरह की बात करेगा नहीं। ये तो और बेइज्जती है सर। बिना पढ़े लिखे, बिना किसी एग्जाम दिए, बिना किसी राष्ट्र की भावना, बिना किसी उसके, वो पहुंच गए हो वहां पे राजदूत के पद पे, ऐसा भी नहीं है। तो ये हम्म बहुत सारी चीजें हैं, किस प्रकार से आप इस तरह का बिहेव करते हैं। हम्म प्रधानमंत्री से अवार्ड लेने जा रहे हैं, मस्करी कर रहे हैं, ये बात अलहदा है। लेकिन जो सोचनीय विषय है, जो खतरे की बात है, जो हमें दिक्कत की बात है, जो जो अभी ना प्रधानमंत्री जी सीरियस लेते हुए दिखते हैं, ना विदेश मंत्रालय सीरियस लेते हुए दिखता है। आप मुझे ये बताइए, जिस अमेरिका को हम अपना दोस्त बता रहे हैं, जिस चाइना को हम अपना दोस्त बता रहे हैं, वही अमेरिका पिछले दिनों हमारे चाबार पोर्ट पे हमला कर देता है। इसका क्या कारण है? वो तो भारत की योजना है, भारत की परियोजना है, उस पर अमेरिका क्यों हमला करता है? इसके राजनीतिक मायने कोई समझ रहा है क्या? इसकी कूटनीति कोई समझ रहा है क्या? क्योंकि अमेरिका जिस तरह से चारों तरफ से घिर गया है, और जो ईरान के आसपास की वो शक्तियों को देख रहा है, चाहे उसमें चीन हो, चाहे रूस हो, उसके बाद भारत भी एक बड़ी शक्ति है, तो वो चाइना और रूस के साथ तो कुछ कर नहीं सकता। इसलिए भारत को और थोड़ा परेशान किया जाए, ताकि ये हमारे साथ मजबूरन इसको रहना पड़े। ये अभी भी क्यों संपर्क बनाए हुए रसिया से हथियार खरीद रहा है, बाकी चीजें रसिया से खरीद रहा है, रसिया के साथ अभी भी छोटे मोटे व्यापार चल रहे हैं, वो सारे बंद करे, ताकि हमारे साथ आए और हमें मजबूती मिले। और कल को हमें युद्ध अगर लड़ना पड़े चाइना के साथ या ईरान के साथ, भी हमारा युद्ध अभी चल रहा है, इसमें भारत खुल के हमारे साथ आए, इस तरह की कोशिशें अभी भी अमेरिका कर रहा है। और इसमें हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये इसका जवाब किसी के पास है? हमारा जितना नुकसान हो रहा है अभी और आगे होगा, इसका आकलन कैसे किया जाएगा? हम तो 20 साल पीछे और 20 साल आगे चले गए हैं। चाबार चाबार योजना जो थी, वो किस लिए बनाई गई थी, उसके क्या फायदे थे, और उसमें क्या हित है उसमें अमेरिका का? अमेरिका क्यों वहां पे हमले कर रहा है? इस पे कौन विचार करेगा? क्या वो जो बता रहे हैं कि मन की बात मोदी जी बोलते हैं और ग्रामीण विकास के लोग जो है, गांव में रहने वाले लोग उनकी बात सुनते हैं, क्या इस पे भी वो कुछ ज्ञान देंगे क्या इस सब्जेक्ट पे? क्योंकि ये सब्जेक्ट भी गांव वाले लोगों को नहीं पता है। जो ग्रामीण जनता है उसको चाबार के बारे में पता भी नहीं, चाबार है क्या। बात यह है कि हमला करना, जो आप, ये बहुत सीरियस बात मैं कह रहा हूं, कि आप ये देखिए कि हॉर्मुज से लगभग 350-400 किलोमीटर दूर है चाबार पोर्ट, वहां पे हमला किया है। क्यों? इसके क्या कारण है? वहां तो ईरान का कोई बहुत ज्यादा मामला को दिखाई भी नहीं देता। तो उस जगह पे अमेरिका का हमला करना कई सारे जो है संकेत देता है। और वो संकेत क्या भारत समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अगर भारत वो संकेत नहीं समझ रहा है, तो भारत के लिए बहुत बड़ा जो है नुकसानदायक है, और भारत के लिए बहुत बड़ा ये हमला है। भारत को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, भारत पे इसको खुल के आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। अच्छा सर, आखिरी बात पार्लियामेंट को लेकर, क्योंकि 20 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रही है और इधर जो जंतर मंतर पर पूरा कार्यक्रम चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, अभिजीत दीप के कह रहे हैं 20 तारीख को हम एक कैंडल मार्च भी करेंगे पार्लियामेंट तक। तो कोई मायने रह गए हैं इस कैंडल मार्च के? क्योंकि 15 दिन से वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी सेहत डाउन हो रही है, लेकिन सरकार की सेहत पर तो कोई असर दिख नहीं रहा है सर। मतलब मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, मंत्री इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कोई सवाल आ जाता है तो अधिकारी निपटा देते हैं इधर उधर। तो मतलब कोई कुछ कुछ मतलब कुछ अलग हुआ है क्या? एक एक मंत्री के लिए पूरी इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो जाए और वो मंत्री अभी तक बैठा रहे, मतलब ये क्या रहा है? इसको कैसे देखें सर? नहीं, देखिए, दो तीन उदाहरण हिमांशु मेरे पास हैं जो मुझे संज्ञान में आते हैं या याद आते हैं। आप देखिएगा, सबसे पहले किसानों का, किसान तो कहीं तरीके से एग्रेसिव भी थे, ज्यादा भीड़ थी, खबरें भी आ रही थी। खाली एक संगठन नहीं था, हम्म 3-4 दर्जन संगठन थे किसानों के। और 1 साल से ऊपर वो दिल्ली के बाहर बैठे रहे। जब 1 साल से ऊपर हो गया और तमाम शाम दाम दंड भेद जो है, तोता मैना सब हो गया, और कोई भी कुछ नहीं कर पाया, तब प्रधानमंत्री जी को पीछे हटना पड़ा था। अभी तो इनके तो शाम दाम दंड भेद चलते हैं ना, पहले 13 महीने तभी तो इन्होंने यूज करे थे वो, और वो किसान नहीं फंस पाया उसमें। तो इसलिए क्या है कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ है तो अभी चंद रोज पहले हुआ है।
अभी तो इसमें शाम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र सरकार के चल रहे हैं, और उसी के नाते उसकी कवरेज भी नहीं हो रही है और कोई इनका कुछ कर भी नहीं पा रहा है, और उनको अपना अपने तरीके से नचा रहे हैं, कोई संज्ञान भी नहीं ले पा रहा, मीडिया में भी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पा रही है। रही बात जो आप कर रहे हैं कि वो भूख हड़ताल पे हैं, भूख हड़ताल पे तो एक जीडी अग्रवाल साहब भी थे, प्रोफेसर थे, विद्वान थे, ज्ञाता थे, और गंगा माँ की सफाई के लिए लड़ रहे थे, उनका कोई निजी लड़ाई थी नहीं, तो उस पर भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया था। आखिरकार वो भूख हड़ताल करते करते ऊपर चले गए, उनका उनका देहांत हो गया, तो सरकार को तो उस पर भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तो सरकार के लिए कोई ये भूख हड़ताल करना, कोई इस तरह के आंदोलन करना, वो सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो पुरानी सरकारें होती थी कि उनकी सेहत पर फर्क पड़ता था। पुराने नेता होते थे कि रेल का जो ड्राइवर है, जो इंजन चला रहा है, उसका लोको पायलट है, और ट्रेन की दुर्घटना हो जाती है तो मंत्री का इस्तीफा देना पड़ता है। तो पहले होता था इतिहास में, आजकल तो नहीं होता। उसमें मंत्री की गलती थोड़ी है, ना उस अधिकारी की गलती है। वो तो जिन लोगों ने पर्चे लीक हुए हैं, जिन लोगों ने पर्चे भरे थे या जिनको एग्जाम देना था, उनकी गलती है। उसमें एनटीए की और उसमें मंत्री की गलती क्या है? मंत्री तो अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, एनटीए भी बढ़िया कर रहा है, तनख्वाह ले रहे हैं, दफ्तर चल रहा है, एसी चल रहा है, बढ़िया बैठे हैं अपना, मीटिंगें चल रही हैं, तो उसमें उनकी क्या गलती? तो कोई इस्तीफा यहाँ नहीं होगा। ये सारी चीजें इस सरकार ने जान ली हैं कि पब्लिक की उसको जरूरत नहीं है। चुनाव में आप जिस प्रकार चीजें देख रहे हैं, वहां इनको किसी भी परसेप्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया गुणगान कर ही रहा है, मीडिया को आप जान ही रहे, मीडिया को आपने नाम गोदी मीडिया रख दिया है। तो इसलिए सरकार को इस तरह के छोटे मोटे मामलों की कोई चिंता है नहीं। ये जंतर मंतर पे बैठे रहे, कैंडल मार्च निकाल लें, तो कैंडल मार्च वो कह देंगे कैंडल मार्च का क्या करना, स्ट्रीट लाइट इतनी बड़ी बड़ी जल रही है, क्या फायदा है कैंडल मार्च? आप किसी को बत्ती दिखाने के लिए, आप किसी को रोशनी दिखाने के लिए, आप किसी को आकर्षित करने के लिए तो कैंडल मार्च जला रहे हैं। वो देखिए भाई, दो बात होती है ना, कि एक तो अंधा आदमी होता है और एक जानबूझ के अंधा बन रहा है। एक आदमी सो रहा है और एक सोने का नाटक कर रहा है, आप जगाते रहिए उसको, वो तो पहले ही जागा हुआ है, वो तो सोने का नाटक कर रहा है। तो ये लोग तो जागे हुए हैं, इनके सब ऑब्जर्वेशन ये कर रहे हैं, लेकिन इनको करना कुछ नहीं, संज्ञान नहीं लेना है, इसलिए ये उसको टाल रहे हैं। आप जो मर्जी करते रहिए, कितने दिन बैठेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत अच्छी रणनीति है कि थका के मारो, थका दो उनको। उत्तराखंड में लोग थक गए, वो एक लड़की की बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, उसको सारा कुछ हुआ, पूरा उत्तराखंड सड़कों पे आ गया, थक गए लोग, आंदोलन करके अपने घर चले गए, कुछ नहीं हुआ। किसान थक के चले गए अपने घर, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग आते हैं थक के चले गए, ये भी चले जाएंगे थक के। कितने लोग हैं? माँ बाप अपने बच्चों को कब तक छोड़ेंगे? उनको कैरियर बनाना है, भैया नहीं नीट परीक्षा क्लियर हो रही है, नहीं नीट में नंबर आ रहा है, तो अपनी दुकान खोलो। मोदी जी ने कहा था पकौड़े बेचो, रोजगार करो भाई। यहाँ जंतर मंतर पर बैठ के क्या करोगे आप, 20 22 25 साल के बच्चे? तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है, इसलिए सरकार के कान पे कोई चून नहीं रेंग रही है। वो अपनी लड़ाइयों में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं। अभी तो हम जिक्र कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा की और अपने मौर्य जी की, ये मामले भी तो उनको देखने हैं ना। बिल्कुल, और ये ज्यादा जरूरी है, और ये जरूरी ना होते तो फिर जो है नीट जैसे मुद्दे पर बात होती है, फिर राम मंदिर, वो तो मतलब बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन उसे भी सल्टा ही दिया गया है एक तरीके से। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस विषय को किस तरह से समझते हैं, उनकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था।
La 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 la. La 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 la.